अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 439 जिसमें है स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। इसमें क्या है, हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट की जो स्पेशल पावर्स है उसको डिस्क्राइब किया गया है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल and if the offense is of the nature specified in subsection 3 of section 437 may impose any condition which it considers necessary for the purpose mentioned in the subsection in that subsection। इसमें क्या है, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इसमें कंडीशंस जो है वो लगा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, दैट एनी कंडीशन इम्पोज बाय अ मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाइड। अब क्या है, कोई भी जो कंडीशन है वो सेट असाइड या मॉडिफाई करने की भी जो पावर है वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को है। इसके बाद इसका प्रोविजो में है कि प्रोवाइडेड द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन who is accused of an offense which is triable exclusively by the court of session or which though not so triable is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for bail to the public prosecutor unless it is for reasons to be recorded in writing of opinion that it is not practicable to give such notice। इसमें क्या है, बिफोर ग्रांटिंग बेल जो है वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है एक बार उसको इस चीज की जानकारी दे दी जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। क्या है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कोई भी इंसान है रिलीज हुआ है बेल पे, उसको वापस अरेस्ट कर दो और उसको कस्टडी में कर दो। देन आते हैं हम सेक्शन नंबर 440 पे, अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ। अब इसमें क्या है, अमाउंट के बारे में या फिर उसमें कोई भी रिडक्शन है तो क्या है, द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव। क्या है, सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है। सेकेंड क्लॉज क्या है, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट द बिल रिक्वायर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस्ड। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जो बेल है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। अब आता है सेक्शन नंबर 441, बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। इसमें क्या है, बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज ऑन बेल और रिलीज ऑन हिज ओन बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ मनी एज द पुलिस ऑफिसर और कोर्ट, ये याद रखिएगा पुलिस ऑफिसर या कोर्ट दोनों ही कर सकते हैं, एज द केस मे बी थिंग्स sufficient shall be executed by such person and when he is released on bail by one or more sufficient sureties conditioned that such person shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue so to attend until otherwise directed by the police officer or court as the case may be। इसमें क्या है कि बॉन्ड एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड है कि बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड श्योरिटीज, श्योरिटी और एक्यूज दोनों बॉन्ड करेंगे। श्योरिटी क्या है, वो पैसा देगा, श्योरिटी लेगा एक्यूज की कि एक्यूज जो है वो जो दिन है और जो टाइम है उस टाइम पे वो पहुंच जाएगा अपनी अटेंडेंस लगाने, ठीक है। पर्पज है अटेंडेंस, अटेंडेंस कहाँ लिखा है, हाँ, पर्पज ये है कि कंडीशन ये है कि अटेंड करेगा, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन इसमें क्लॉज 2 आ जाता है, इस पर एक बार अटेंड मार्क कर देते हैं, ये इसका पर्पज है। क्लॉज 2 है कि वेयर एनी कंडीशन इज इम्पोज फॉर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन ऑन बेल द बॉन्ड शैल ऑल्सो कंटेन दैट कंडीशन। क्या कि कोई ऐसी कंडीशन है कि रिलीज कर देंगे बेल पे तो बॉन्ड शैल ऑल्सो कंटेन दैट कंडीशन। बॉन्ड में क्या क्या लिखा जाएगा, बॉन्ड से रिलेटेड है ये, ठीक है सेक्शन सॉरी। क्लॉज 3 है, इफ द केस so required the bond shall also bind the person released on bail to appear when called upon at the high court, court of session or other court to answer the charge, ठीक है। अगर केस बोलता है कि बॉन्ड शैल ऑल्सो बाइंड द पर्सन रिलीज ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन एट द हाई कोर्ट पे बुलाया जाएगा, तुम्हें कोर्ट ऑफ सेशन पे बुलाया जाएगा या किसी भी कोर्ट पे बुलाया जाएगा, किस चीज के लिए, तुम्हारे चार्जेस को आंसर करने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल क्या तुमने ये किया है, किसी भी सेक्शन के अंदर डाल दो कि क्या तुमने चोरी की है, तो वो अपने चार्जेस को आंसर करने के लिए बोलेगा। वो बोलेगा कि नहीं मैंने ये चोरी नहीं की है, किसी और ने की है, या हाँ मैंने की है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो आंसर करेगा। देन क्लॉज 4 है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द श्योरिटीज आर फिट और सफिशिएंट। अब क्या है, श्योरिटीज से रिलेटेड है, ये किस चीज़ से हो गया, ये तो दोनों से हो गया, अक्यूज एंड श्योरिटीज। ये किससे है, 2 and 3, ये है अक्यूज से रिलेटेड,
ठीक है। अब ये है श्योरिटीज से रिलेटेड, क्या है, डिटरमाइन करने के लिए कि श्योरिटीज आर फिट एंड सफिशिएंट द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट्स इन प्रूफ। फिट एंड सफिशिएंट, श्योरिटीज, उसके लिए क्या होगा, एफिडेविट होगा, of the fact contained therein relating to the sufficiency of fitness of the sureties, or if it considers necessary may either hold an inquiry itself, ठीक है, खुद से भी इंक्वायरी कर सकते हैं, एफिडेविट या दूसरा पोर्शन है कि इंक्वायरी कर सकते हैं, और कॉज एन इंक्वायरी टू बी मेड बाई मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं टू द कोर्ट एज टू सच सफिशिएंसी ऑफ फिटनेस। क्या है कि ना कि कोर्ट को जो है फील करना चाहिए, कोर्ट को जो है एक ऐसा प्रूफ चाहिए जो सफिशिएंट हो, ठीक है। तो वो एफिडेविट भी हो सकता है, वो इंक्वायरी भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो आप एफिडेविट ले लो या तो आप तो खुद देखिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होता है, वो है इंक्वायरी। देन आते हैं सेक्शन नंबर 441A, डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज। Every person standing surety to an accused person for his release on bail shall make a declaration before the court as to the number of persons to whom he has stood surety, including the accused, giving therein all the relevant particulars. तो इसमें श्योरिटी बताएगा कि वो कितने लोगों का श्योरिटी हो चुका है। ये हम लोग जो हमारी ट्रिक्स हैं उसका पार्ट सेकंड है, सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, सेक्शन नंबर 440 से लेकर के 440, 441 जो है वो श्योरिटी से रिलेटेड है, 441 एंड 441A, ठीक है। एंड देन आते हैं हम लोग 442 पे, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी से डिस्चार्ज। एज सुन एज, ये आता है उसका थर्ड पार्ट, एज सुन एज द बॉन्ड हैज बीन एक्सिक्यूटेड द पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड शैल बी रिलीज्ड, ठीक है। जिस इंसान के लिए एग्जीक्यूट किया है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। एंड व्हेन ही इज इन जेल द कोर्ट एडमिटिंग हिम टू बेल शैल इशू एन ऑर्डर ऑफ रिलीज, अगर वो जेल में है तो उसके लिए ऑर्डर हो जाएगा रिलीज का, टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल, एंड सच ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर शैल रिलीज हिम, ठीक है। वो जो ऑफिसर है वो उसे रिलीज कर देगा। इसका क्लॉज 2 है, नथिंग इन दिस सेक्शन, सेक्शन 436 और सेक्शन 437 शैल बी डीम्ड to require the release of any person liable to be detained for some matter other than that in respect for which the bond was executed. अब क्या है, एक बंदे ने 2 ऑफेंस किए हैं, A एंड B, एक्सक्यूज मी, 2 ऑफेंस किए हैं। अब इसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट हो गया, B के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट हो गया, A के लिए नहीं हुआ, तो A के लिए वो अभी भी जेल में रहेगा, ठीक है। A को ये कवर नहीं करता है। देन आते हैं सेक्शन नंबर 443, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल when the force taken is insufficient। अब ये miscellaneous provisions जो हमने थर्ड पार्ट पे कर रहे थे 443, 444 एंड 445 उससे रिलेटेड है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किससे रिलेटेड है। ये है, जूम आउट कर दूँ मैं, हाँ, तो ये हमने बेल का किया था, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये हमने 440, 441, 442, 442 तक कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ये 443, 444 एंड 445, ये थर्ड पार्ट 443, 444 एंड 445 ये करेंगे। देन फोर्थ पार्ट है 4 फीचर से रिलेटेड, बॉन्ड कैंसिलेशन एंड 4 फीचर से रिलेटेड, एंड फिफ्थ पार्ट तो एक्स्ट्रा ही है एक तरह से, तो उसको हम लोग करेंगे 5 पार्ट्स में। तो अभी हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में सेक्शन नंबर 443, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। अब क्या छोटा अमाउंट इनसफिशिएंट है तो बड़ा अमाउंट मांग सकते हैं आप, ठीक है। क्या है, इफ थ्रू मिस्टेक फ्रॉड और अदरवाइज इनसफिशिएंट श्योरिटीज हैव बीन एक्सेप्टेड, इनसफिशिएंट श्योरिटीज हैं, ठीक है, इनसफिशिएंट श्योरिटीज हैज बीन एक्सेप्टेड, और इफ दे आफ्टरवर्ड्स बिकम इनसफिशिएंट, बाद में इनसफिशिएंट हो जाते हैं, द कोर्ट में इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट directing that the person released on bail be brought before it and may order him to find sufficient sureties and on his failing so to do may commit him to jail। देखो, अरेस्ट के बगैर कोई भी पैसा देने नहीं आएगा, पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल बात है, तो अरेस्ट के बगैर कोई भी इंसान पैसा देने नहीं आएगा, इसलिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है अरेस्ट, डायरेक्शन ऑफ अरेस्ट, और अगर वो पैसे नहीं देता है कमिट हिम टू जेल, ठीक है। हाउएवर जो बेसिक रूल है, जनरली क्या होता है, बेल मिलती है, जेल जो है वो जनरली नहीं मिलती है, ठीक है। जनरली क्या मिलता है, बेल मिलता है, तो पूरा ट्राई करते हैं कि उनको बेल मिल जाए। देन सेक्शन नंबर 444 है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज।
All or any sureties for the attendance and appearance of a person released on bail may at any time apply to magistrate to discharge the bond either wholly or so far as relates to the applicants. ठीक है, क्या है कि एनी पर्सन, जो भी पर्सन है अपीयर करता है बेल के थ्रू, में एट एनी टाइम अप्लाई टू मजिस्ट्रेट टू डिस्चार्ज द बॉन्ड इधर होली और सो फार एज रिलेट्स टू द एप्लीकेंट्स. अब क्या श्योरिटी बोलता है कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, मुझे बला नहीं लेनी है, तो वो उसको एप्लीकेशन लिख देगा कोर्ट को. ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द मजिस्ट्रेट शैल इशू हिज वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्टिंग दैट द पर्सन सो रिलीज बी ब्रॉट बिफोर हिम. अब इसके बाद क्या है, मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, बोलेगा फिर से अरेस्ट करो, अब फिर से पकड़ो, क्योंकि ये तो हटने के लिए बोल रहा है. देन इसका क्लॉज 3, ऑन द अपीयरेंस ऑफ सच पर्सन पर्सुएंट टू द वारंट आ गया, वो इंसान अपीयर भी हो गया, और ऑन हिज वॉलंटरी सरेंडर, या तो खुद से भी आ गया, कैसे भी है, पर्पस जो है वो सॉल्व होना चाहिए. द मजिस्ट्रेट शैल डायरेक्ट द बॉन्ड टू बी डिस्चार्ज इधर होली और सो फार एज रिलेट्स टू द एप्लीकेंट्स एंड शैल कॉल अपॉन सच पर्सन to find other sufficient sureties and if he fails to do so may commit him to jail. इसमें क्या है कि क्लॉज 1, 2, 3 ये पूरा प्रोसीजर है. एप्लीकेशन देगा, कोर्ट बोलेगा ठीक है एप्लीकेशन आ गई है, अब सामने वाले पर्सन को बुलाओ, वारंट रिलीज करो. अब बिना वारंट के या खुद से कैसे भी वो आ जाएगा, तो उसको बोलेगा कि ठीक है तुम अपनी जो है श्योरिटीज फाइंड करो, सफिशिएंट श्योरिटीज फाइंड करो, और अगर नहीं फाइंड हो रही है तो वो जेल चला जाएगा. अब सेक्शन नंबर 445 है डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस. व्हेन एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, सच कोर्ट और ऑफिसर मे, except in the case of bond for good behavior, permit him to deposit a sum of money or government promissory notes to such amount as the court or officer may fix in lieu of executing such bond. अब क्या है कि ठीक है तुम श्योरिटीज नहीं लाओ, मान लो एक ह्यूमन मत लाओ एज अ श्योरिटी, बट तुम कुछ पैसे जमा कर दो. अब किसी इंसान को उसकी श्योरिटी के लिए नहीं रख रहे हो, तो कोई प्रॉपर्टी, क्या है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, सम ऑफ मनी हो सकता है या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स हो सकते हैं, इसमें से कुछ भी आप रख दो ताकि आपकी जो प्रेजेंस है कि आप आओगे उसको मेंटेन रख सकें, उसके लिए श्योरिटी मिल जाए. ठीक है, श्योरिटी क्या है ना, एक तरह से कोर्ट्स को श्योरिटी देती है कि ठीक है यार वो इंसान जो है वो आ जाएगा कोर्ट पे जब उसका काम होगा. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 446 पे, प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फोरफीटेड. वेयर अ बॉन्ड अंडर दिस कोड इज फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. बॉन्ड किस चीज़ के लिए है, खुद आने के लिए है या प्रॉपर्टी लाने के लिए है. ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी लाने के लिए, बिफोर अ कोर्ट एंड इट इज प्रूव टू बी सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट कोर्ट or of any court to which the case has subsequently been transferred that the bond has been forfeited. अब इसमें क्या है, प्रूव कर दिया जाता है कि क्या है, बॉन्ड जो है वो फोरफीट हो गया है, तो क्या होगा, और वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर बॉन्ड अंडर दिस कोड इट इज प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विच द बॉन्ड वॉज टेकन और ऑफ एनी कोर्ट टू विच द केस हैज सब्सिक्वेंटली बीन ट्रांसफर्ड और ऑफ द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास दैट द बॉन्ड हैज बीन फोरफीटेड. देखिए, फॉर फीचर ऑफ द बॉन्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रूव होना चाहिए बॉन्ड फोरफीट हो गया है, या कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि बॉन्ड फोरफीट हो गया है. तो द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ एंड मे कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड टू पे द पेनाल्टी. अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पे पेनाल्टी देयर ऑफ और टू शो कॉज वाई इट शुड नॉट बी पेड. ऑब्वियसली अगर पे नहीं किया जाएगा तो शो किया जाएगा कि क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं पे किया जाएगा. फोरफीटेड मतलब खत्म हो गया है, यानी कि अप्लाई नहीं हो पाया है, यूज नहीं हो पाया है, उसका जो पर्पज है वो सर्व नहीं हो पाया है. अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या आता है, अ कंडीशन इन अ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर अ कोर्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग अ कंडीशन फॉर अपीयरेंस और एज द केस में बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर एनी कोर्ट टू विच द केस में सब्सिक्वेंटली बी ट्रांसफर्ड. इसमें कंडीशन ही यही, इसकी जो कंडीशन है ना वही ब्रीच हो जाती है, ब्रीच ऑफ बॉन्ड. ठीक है, फोरफीटेड को हम लोग ये बोल सकते हैं. इसका जो क्लॉज 2 है वो ये है, इफ सफिशिएंट कॉज इज नॉट शोन एंड द पेनाल्टी इज नॉट पेड. अब देखो प्रोसेस वन में क्या है, पहले तो फोर फीचर जो है वो प्रूव होना चाहिए. सेकंड पार्ट क्या है, फोर फीचर प्रूव हो गया तो पे पेनाल्टी होनी चाहिए. अब क्या है, पेनाल्टी पे नहीं हुई है तो शो कॉज करना चाहिए. अब शो कॉज भी नहीं हो पाया है तो क्या होना चाहिए, इफ सफिशिएंट कॉज इज नॉट शोन एंड द पेनाल्टी इज नॉट पेड द कोर्ट में proceed to recover the same as if such penalty was a fine imposed by it under this code. अब क्या है, एज अ फाइन इसको क्या कर लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा. ठीक है, एज अ फाइन इसको क्या है, रिकवर कर लिया जाएगा.
अब इसका प्रोविजो है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पेनाल्टी इज नॉट पेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इन द मैनर एफोरसेड द पर्सन सो बाउंड एज श्योरिटी शैल बी लाइबल। अब लास्ट में कौन लाइबल होता है? श्योरिटी लाइबल होता है। बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑर्डरिंग द रिकवरी ऑफ द पेनाल्टी टू इम्प्रिजनमेंट इन सिविल जेल फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months। अब इसमें क्या है? सिविल जेल मिल सकती है। कब तक के लिए? 6 months के लिए। अब इसको ब्लैक पेन से करते हैं, ठीक है, या कोई और हाइलाइटर मुझे मिल जाए। चलिए ठीक है। अब इसको क्या है? 6 months तक के लिए इसको 6 month के लिए सिविल प्रिजन मिलेगा। किसको मिलेगा? श्योरिटी को। श्योरिटी लाइबल होगा। अब क्या है? उस इंसान को लाइबल करने के सारे तरीके ढूंढ लिए, बट अब कौन लाइबल हो जाएगा? श्योरिटी लाइबल होगा। कब तक के लिए? 6 months के लिए। कौन? श्योरिटी। देन आता है इसका क्लॉज 3, द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग इट रीजंस फॉर डूइंग सो रेमिट एनी पोर्शन ऑफ द पेनाल्टी मेंशन एंड इनफोर्स पेमेंट इन पार्ट ओनली। अब देखिए कोर्ट क्या चाहता है? कोर्ट नहीं चाहता है किसी को जेल में रखना, तो कोर्ट क्या कर देगा? ठीक है, पेनाल्टी थोड़ी सी माफ कर देगा, 3rd clause में। देन 4th में क्या है? वेयर अ श्योरिटी टू अ बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फोरफीटेड हिज स्टेट शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड। अब क्या? श्योरिटी एज अ पर्सन इसमें लाइबल होगा, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसमें लाइबल नहीं होगी। एंड क्लॉज 5 में ये है कि वेयर एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 106 और सेक्शन 117 और सेक्शन 360 is convicted of an offence the commission of which constitutes a breach of the condition of his bond or of a bond executed in lieu of his bond under section 448, a certified copy of the judgment of the court by which he was convicted of such offence may be used as evidence in proceedings under this section against his surety or sureties, and if such certified copy is so used, the court shall presume that such offence was committed by him unless the contrary is proved। इसमें ये बोला गया है कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट लिया जाएगा। किस चीज़ के लिए? जहाँ पे उसे कन्विक्ट किया गया था ऑफ द ऑफेंस, और उसको एज एन एविडेंस रखा जाएगा। एज एन क्या रखा जाएगा? एज एन एविडेंस रखा जाएगा इन प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंडर प्रोसीडिंग्स के लिए अगेंस्ट हिज श्योरिटी और श्योरिटीज। एंड इफ सच सर्टिफाइड कॉपी इज सो यूज, अगर ये जो सर्टिफाइड कॉपी है इस तरह से यूज की जाती है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, शैल प्रिज्यूम है इसमें, मे प्रिज्यूम नहीं है, दैट सच ऑफेंस वाज कमिटेड बाय हिम अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। अब आखिरी में अगर तुमने बॉन्ड के पैसे नहीं दिए हैं, तुम्हारी प्रेजेंस नहीं हुई है, तो एंड में प्रिज्यूम हो जाएगा कि सच ऑफेंस वाज कमिटेड बाय हिम अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। अब आता है सेक्शन नंबर 446A, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। अब इसमें क्या है? कैंसिल हो रहा है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 446 वेयर अ बॉन्ड अंडर दिस कोड इज फॉर अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन इन अ केस एंड इट इज फोरफीटेड फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। कोई कंडीशन है वो ब्रीच हो रही है तो क्या होगा? तो सिंपली ये होगा कि बॉन्ड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। The bond executed by such person as well as the bond if any executed by one or more of his sureties in that case shall stand cancelled। कब कैंसिल हो जाएगा? 446 के अंडर में। अब इसका जो बी क्लॉज है ये है देयर आफ्टर नो सच पर्सन शैल बी रिलीज ओनली ऑन हिज ओन बॉन्ड। अब क्या है? उसके बाद को ओन बॉन्ड है तो उसमें रिलीज नहीं होगा, ठीक है। In that case, if the police officer or the court, as the case may be, for appearance before whom the bond was executed, is satisfied that there was no sufficient cause for the failure of the person bound by the bond to comply with its condition। इधर भी एक चांस दिया जा रहा है जिसने जिसने बॉन्ड का जो है उल्लंघन किया एक तरह से, वो ये चांस है कि पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसके पास क्या है कि कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं था, नो सफिशिएंट कॉज था, तभी वो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब प्रोवाइडेड क्या इसका प्रोविजो है? प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड ही मे बी रिलीज्ड इन दैट केस अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रेश पर्सनल बॉन्ड। अब क्या है? फिर भी उसे रिलीज कर दिया जाएगा कब? फ्रेश पर्सनल बॉन्ड पे for such sum of money and bond by one or more of such sureties as the police officer or the court as the case may be thinks sufficient। जैसा पुलिस या कोर्ट को जो है sufficient फील हो रहा है वैसा है। सेक्शन नंबर 447 में ये है प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ श्योरिटी और व्हेन अ बॉन्ड इज फोरफीटेड। अब इसमें क्या है? जब इंसॉल्वेंसी हो जाती है या डेथ हो जाती है श्योरिटी की तो क्या होगा? अब इसमें हमें हेडिंग पढ़ते ही पता चल रहा है कि इंसॉल्वेंसी हो रही है
या डेथ हो रही है। अब इसमें एक और चीज़ है, फोर फीचर हो रहा है। फोर फीचर कब होता है? सेक्शन नंबर 446 में। ठीक है, तो क्या होगा? फर्निश फ्रेश सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर। ठीक है, फ्रेश सिक्योरिटी होगी, और ये कौन कर सकता है? नॉर्मली जो कोर्ट है या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये ऑर्डर कर सकते हैं। हाउएवर अगर वो सिक्योरिटी जो है वो फर्निश नहीं की गई है, यानी कि जो अमाउंट है वो पे नहीं किया गया है, सच कोर्ट और मजिस्ट्रेट में प्रोसीड एज इफ देयर हैड बीन अ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद सच ओरिजिनल ऑर्डर। अब क्या है, वो जो मजिस्ट्रेट है वो प्रोसीड कर देगा कि उसमें कुछ डिफॉल्ट हो गई है, ओरिजिनल ऑर्डर में ही कुछ डिफॉल्ट हो गया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 448 है बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम माइनर। अब किसी छोटे बच्चे से जो है बॉन्ड रिक्वायर किया जाता है। When the person required by any court or officer to execute a bond is a minor, such court or officer may accept in lieu thereof a bond executed by a surety और श्योरिटीज ओनली। इसमें क्या है, माइनर से अगर बॉन्ड चाहिए तो श्योरिटी ही करेगा, और कोई नहीं कर सकता है। देन आते हैं सेक्शन नंबर 449 पे। सेक्शन नंबर 449 है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446। सेक्शन नंबर 446 क्या था? फोर फीचर। सेक्शन नंबर 446 था फोर फीचर ऑफ बॉन्ड। देन सेक्शन नंबर 446 ए भी जो है वो फोर फीचर ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड था, जो कैंसिलेशन हो जाता है जिसमें। एंड सेक्शन नंबर 447 में था कि अब मान लो फोर फीचर हो गया तो उसके बाद क्या होगा। अब उसके बाद क्या है? अपील है। अपील किस चीज़ की? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446। ऑल ऑर्डर्स पास्ड अंडर सेक्शन 446 शैल बी अपीलेबल। सारे ऑर्डर्स अपीलेबल हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय अ मजिस्ट्रेट टू द सेशंस जज, in the case of an order made by a court of sessions to the court to which an appeal lies from an order made by such court। नॉर्मली क्या है, मजिस्ट्रेट करेगा तो सेशंस जज पे, और सेशंस कोर्ट करेगा तो उसके बाद आगे जो भी कोर्ट आता है, टू द कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय सच कोर्ट। ठीक है, हमें इतना ही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना है। देन सेक्शन नंबर 450 पावर टू डायरेक्ट लेवाई ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन सर्टन रिकॉग्निजेंसेस। इसमें क्या है, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट एनी मजिस्ट्रेट टू लेवी द अमाउंट ड्यू ऑन अ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस और अटेंडेंस एट सच हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन नंबर 450 है पावर टू डायरेक्ट लेवाई ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन सर्टन रिकॉग्निजेंसेस। द हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्ट कर सकता है किसी भी मजिस्ट्रेट को टू लेवाई द अमाउंट ड्यू ऑन अ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस और अटेंडेंस एट सच हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। क्या है कि सिंपल है, पैसा देना है किसमें, हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में। ये किसकी पावर है? पावर टू डायरेक्ट लेवाई ऑफ अमाउंट। सेक्शन नंबर 450 पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन सर्टन रिकॉग्निजेंसेस। यानी कि हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो अमाउंट किसी भी बॉन्ड का अमाउंट जो है वो अपने कोर्ट पे मांग सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड कमेंट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है। थैंक यू।